दोस्तों, आप एस.जी. मूर्ति द्वारा लिखित कहानी मेरी गोद हरी कर दो सुन रहे हैं। कहानी के भाग 2 में आपने सुना, हर्षिता को ससुराल से कोई समस्या नहीं थी। उसकी शादी के 3 साल ससुराल में कैसे गुजरे उसे पता भी नहीं चला। हर्षिता को सिर्फ एक ही गम था कि वह अभी तक मां नहीं बन पा रही थी। हर्षिता पीहू जैसी प्यारी बच्ची को अपनी कोख से जन्म देना चाहती थी। अब आगे। थोड़ी देर बाद महाराष्ट्रियन लेडी इशारे से पूछती है, आपके बच्चे नहीं हैं? हर्षिता समझ जाती है कि उसके बच्चे के बारे में पूछ रही है। हर्षिता भी इशारे से बता देती है, बच्चे नहीं है, 3 साल हो गए हैं। महाराष्ट्रियन लेडी समझ जाती है और अफसोस करने का मुंह बनाते हुए आसमान की ओर दिखाकर शायद ये कहना चाहती है कि सब ऊपर वाले के हाथ में है। भाषा दोनों परिवारों के बीच एक बाधा जरूर थी। उसके बावजूद इशारों, हाव भाव और आपसी प्रेम भावना की अभिव्यक्ति एक दूसरे के दिलों को जोड़ देता है। इनके साथ भी यही हुआ। दोनों फैमिली ऐसे घुल मिल गए जैसे बहुत दिनों से परिचित हों। महाराष्ट्रियन फैमिली साथ में रहने से हर्षिता और अमित का सफर मजेदार हो गया था। हर्षिता रात में छोटे वाले बच्चे के साथ खेल रही थी। उसी दौरान बच्चे को नींद आ जाती है। बच्चे की मां गहरी नींद में थी। हर्षिता उसे अपने ही बर्थ में साथ में सुला लेती है। बच्चे की नींद देर रात खुल जाने से वह रोने लगता है। तब उनकी मां अपने बर्थ में ले आती है। गोंडवाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस सुबह 7 बजे के आसपास हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी यात्रियों को उतरना होता है। हर्षिता और महाराष्ट्रियन लेडी एक एक बच्चे को साथ में लेकर अपने लेडीज बैग लटकाए हुए उतर जाते हैं। उसके बाद अमित जल्दी जल्दी दोनों परिवारों के सूटकेस, बैग आदि सामान को उस व्यक्ति के साथ मिलकर दोनों उतार देते हैं। हर्षिता को उस बच्चे को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसे गोद में लिए खड़ी थी। स्टेशन में सभी ने मिलकर मोबाइल से एक ग्रुप फोटो खिंचवाया और एक दूसरे का नाम और पता नोट कर लिए। पति का नाम हितेश पटेल और पत्नी का नाम सरोजनी बेन पटेल था। स्टेशन से बाहर जाने के लिए उन्होंने कुली कर लिया था। हर्षिता उनके जाने के पहले दोनों बच्चों से प्यार करके उनके कोमल गालों को चूम लेती है। बड़ा वाला बच्चा जाते हुए हाथ हिलाकर बाय कहता है। हर्षिता की आंखें गीली हो जाती है। हर्षिता और अमित को अभी स्टेशन में ही वेट करना था क्योंकि हर्षिता के इकलौते भाई आर्यन ने फोन करके हर्षिता को बता दिया था कि वह स्टेशन आ रहा है। अमित और हर्षिता आपस में बातें कर रहे थे तभी पीछे से 2 कोमल हाथ अमित के दोनों आंखों को कसकर मींज लेते हैं। हर्षिता देख लेती है और कहती है, बताओ कौन? अमित उन कोमल हाथों को प्यार से सहलाते हुए सोचता है, पर उसके शरीर से निकलने वाली डिओड्रेंट की खुशबू से वह पहचान लेता है। अमित हाथ को सहलाते हुए कहता है, ये कोमल हाथ तो किसी 70 साल की बुजुर्ग महिला की लग रही है, पर उसके शरीर से जो बदबू आ रही है वह मिस स्वाति सिंह से मिलती जुलती है। स्वाति अपना हाथ आंखों से हटाते हुए मुंह बनाकर कहती है, क्या जीजा, आप मुझे पहचान लिए? अमित, अरे स्वाति तुम हो। स्वाति अमित के पैर पड़ने के बाद उसकी पीठ पर हाथों से मारते हुए कहती है, मैं तुम्हें 70 साल की बूढ़ी लग रही हूँ और मेरे शरीर से बदबू आ रही है। अमित और हर्षिता हंसने लगते हैं। स्वाति अपनी दीदी के पास जाकर गले लग जाती है। तभी आर्यन आ जाता है। हाय जीजा जी कहते हुए झुककर पैर छूता है और उसके गले लग जाता है। अमित स्वाति को उसकी दीदी से गले मिलते देखकर मजाक में कहता है, अरे हम भी बहुत दिन बाद आए हैं, हमारे गले नहीं लगोगी? इस पर आर्यन तुरंत बोलता है, घर चलो ना जीजा, गले भी मिलेंगे और गला भी दबाएंगे। इस बात पर सभी हंस देते हैं। सामान कोई ज्यादा नहीं था। 3 सूटकेस और 2 छोटे छोटे बैग थे। अमित, हर्षिता और स्वाति चारों मिलकर स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। आर्यन होंडा कार लेकर आया हुआ था। सामान को पीछे रखकर सभी बैठ जाते हैं। हर्षिता का घर चाणक्यपुरी में था। सुबह का समय होने से ट्रैफिक कम थी। वे स्टेशन से घर लगभग आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। हर्षिता और अमित हर्षिता के मम्मी पापा का पैर छूते हैं। हर्षिता की मम्मी 1 साल से ज्यादा समय बाद मिलने के कारण हर्षिता को गले लगाकर रोने लगती है। हर्षिता भी रोने लगती है। स्वाति ये देखकर कहती है, अरे माँ बेटी बंद करो ये नाटक, अब तो दीदी आ गई है ना।
थोड़ी देर बाद दोनों चुप हो जाते हैं और बातें करते हुए किचन में आ जाते हैं। आर्यन दीदी और जीजा के कमरे को खोलकर उनका सामान रख देता है। एक दिन पहले ही कमरे को नौकरानी के साथ साफ सफाई और पोंछा लगा के तैयार रख दिए थे। चाणक्यपुरी में इनका बहुत बड़ा खुद का 2 मंजिला मकान था। घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कमरे थे। मेहमानों के लिए एक कमरा अलग से रखा गया था। स्वाति और आर्यन कॉलेज जाने के लिए अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए निकल जाते हैं। हॉल में हर्षिता के पिता अमित से घर परिवार का हालचाल जानने लगते हैं। हर्षिता के पिता, फैक्ट्री अभी कैसे चल रही है? प्रोडक्शन बढ़ा कि उतना ही है? अमित, अब ठीक चल रहा है पापा जी, मंदी का दौर खत्म होने से अब बढ़ना शुरू हुआ है। थोड़ी देर बाद हर्षिता की मम्मी चाय लाकर दोनों को दे देती है। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। कुछ देर बाद हर्षिता की मम्मी आकर कहती है, बेटा अमित तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, नाश्ता बन रहा है। अमित, हाँ मम्मी, जाता हूँ, कहकर सोफे से उठ जाता है। हर्षिता के पिता को भी ऑफिस जाना था, वो भी उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। हर्षिता फ्रेश होकर नहा लेती है और कपड़े बदलकर किचन में अपनी मम्मी के पास आ जाती है। हर्षिता की मम्मी, हर्षिता, मैं ये सोच रही थी कि तुम दोनों जब आ ही गए हो तो डॉक्टर मैडम अर्पिता खंडेलवाल को क्यों न एक बार दिखा देते। बहुत फेमस है, कई लोगों को ठीक किया है। मम्मी की बात सुनकर एकदम से हर्षिता का चेहरा उतर जाता है। हर्षिता अपनी मम्मी को क्या जवाब देगी? क्या हर्षिता अपनी माँ की सलाह मानेगी? और अगर मान भी ले तो क्या अमित मान जाएगा? आगे की कहानी का भाग एपिसोड 4 में सुने। दोस्तों, हमारी यह कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।